जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए साइंस के 100 प्रश्नों में से कल हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया है। आज बचे 50 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपका पार्ट 2 है और आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है। चलिए आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे और दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है, याद रखिएगा सिलिका। यहाँ पे ऑप्शन सी जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सिलिका। दूसरा प्रश्न है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है, तो याद रखिएगा ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्सर्जन तंत्र का। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है। और दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से। इसे जरूर ध्यान रखेंगे, किससे, लैक्टोमीटर से। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों ने कल वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा रिचर्ड आर्कराइट। सी ऑप्शन सही आंसर है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, याद रखिएगा विटामिन ए। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से होती है रतौंधी, याद रखिएगा। और विटामिन ए का मुख्य सोर्स क्या है, तो गाजर है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। एक होता है फाइकोलॉजी और एक है माइकोलॉजी, और इन दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, सफाई और कमाई। यहाँ पे ट्रिक लिखते हैं, सफाई और क्या है, कमाई। तो देखिए सफाई से क्या रिलेट करेंगे, देखिए फाई से फाइकोलॉजी और स से शैवाल, यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कमाई में क से कवक जो कि बी ऑप्शन में है, और माई से माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवकों का और फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका, तो शैवालों का। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो फिलहाल आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइबोसोम। जीन की खोज किसने किया था। चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे।
जीन की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे जो ये बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, जोहानसन ने जीन की खोज किया था, याद रखेंगे। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? चलिए आंसर कीजिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो दोस्तों याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो यहाँ पे जो ये बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब देखिए ऑप्शन डी में है O3, ये क्या है? तो ये ओजोन का अणुसूत्र है, याद रखेंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। और ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन, याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को डॉप्सन से। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो दोस्तों यांत्रिक तरंग कौन सी है? याद रखिएगा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ध्वनि तरंग। ये यांत्रिक तरंग के उदाहरण है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे सभी का आंसर सही जवाब है, 28 फरवरी को, याद रखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? चलिए आंसर कीजिए, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे 13 का आंसर है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि फ्यूज जो है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो दोस्तों एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो प्रकाशीय तंतु। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रकाशीय तंतु। इंसुलिन उत्पादित होता है। चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आप सभी जानते हैं मधुमेह, जिसको बोला जाता है डायबिटीज। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसी डेट को बाल दिवस भी मनाया जाता है। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइपोग्लाइसीमिया और कमी से मधुमेह, दोनों याद रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है इंसुलिन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताइए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम, H13 ट्राइटियम, 3 समस्थानिक होते हैं। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। और ये जो तीसरा समस्थानिक है ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? चलिए आंसर बताइए, पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? तो दोस्तों पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। और यूरेनियम को आशा धातु, याद रखिएगा, आशा धातु कहा जाता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो याद रखिएगा फाइलेरिया। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, मलेरिया नहीं होगा, फाइलेरिया। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? चलिए आंसर बताइए, थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? तो यहाँ पे 19 का आंसर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि ये गले में होता है।
सही जवाब है बी ऑप्शन गले में। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पीलिया रोग होने से यकृत डैमेज होता है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर कीजिए। तो निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एक वायरस से होने वाला रोग है पोलियो, याद रखिएगा। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? चलिए आंसर बताइए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे आंसर होगा डी, एड्स, याद रखिएगा। एलिसा जांच ये एड्स रोग की पहचान करती है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और एड्स जो होता है ये वायरस HIV वायरस से होने वाला रोग है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। इसमें उपयोग होता है किसका? तो हाइड्रोजन गैस का। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है? चलिए आंसर बताइए, इन चारों ऑप्शन में से किसका ऑक्सीकरण संख्या जो है सदैव यानी कि हमेशा -1 होगा? तो याद रखिएगा फ्लोरीन का। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है और फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। बोरेक्स किसका अयस्क है? सबसे आसान प्रश्न है, आंसर कीजिए। बोरेक्स किसका अयस्क है? देखिए बॉक्साइट नहीं है, बोरेक्स है, तो एल्युमिनियम नहीं होगा क्योंकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बोरेक्स जो है ये सोडियम का अयस्क है, तो सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है आपको। तो याद रखिएगा ये है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? चलिए आंसर बताइए, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है काई, यानी कि लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। किस कारण समुद्र नीला दिखाई पड़ता है? देखिए आसमान का रंग नीला हो या समुद्र का रंग नीला, ये दिखाई देता है, याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। सही जवाब है बी ऑप्शन। इसका सूत्र होता है Na2CO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। सॉरी, ये सोडियम कार्बोनेट का होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। ध्यान रखना है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का और ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम क्लोराइड का NaCl आप सभी जानते हैं। एक पूछा जाता है कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा का है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है किस रंग की प्रकाश में? फटाफट से आंसर कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा ये
लाल प्रकाश में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो दोस्तों रक्त के थक्का को जमाने में मदद करता है क्या? तो याद रखिएगा रक्त प्लेटलेट्स। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, रक्त प्लेटलेट्स। अब पूछा जाता है रक्त प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पे लिख देते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ऑप्शन में आपको रक्त प्लेटलेट्स ना देकर ऑप्शन में दे देगा थ्रोम्बोसाइट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रक्त के थक्का को जमाने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट, हिंदी में रक्त प्लेटलेट्स। अब देखिए लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट ये आरबीसी का है और डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट, सभी ध्यान रखना है। पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा अमाशयिक रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा बाईफोकल लेंस का उपयोग होता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट के अंदर मिश्रण होता है मरकरी और उसके साथ में आर्गन का। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, मरकरी प्लस आर्गन। एक्स किरण एक उदाहरण है। एक्स किरण की खोज की थी रोंटगन ने, और एक्स किरण ये किस तरंग का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेंस नहीं होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सोलर कुकर में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे, किस प्रकार की धारा के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, और ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मैग्नेटाइट, ये लौह अयस्क जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, इसे जरूर ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? तो देखिए जीवाश्म ईंधन इसमें कौन कौन से हैं? तो देखिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ये जीवाश्म ईंधन है, जबकि परमाणु ऊर्जा ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो गैर नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका हम लोग एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कोयला। कोयला को अगर हम लोग एक बार उपयोग करेंगे तो ये इसकी आपूर्ति सीमित है, इसका भंडारण सीमित है, ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कोयला। बाकी जल विद्युत, सौर, पवन ये सभी नवीकरणीय है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हमने आपको पहले भी बताया था हल्दी पौधे के तना भाग से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। आगे देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और सबसे आसान प्रश्न है।
तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4 और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? चलिए फटाफट से 43 के लिए आंसर कीजिए। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन। प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 78% है, ऑक्सीजन 21% के आसपास है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। निम्न में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो देखिए ये संबंधित नहीं था क्यूरी, मैडम क्यूरी। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। ये परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं थे। सिरका का pH मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए लगभग में आपको बताना है। तो सिरका का जो pH मान होता है 2.4 से लेकर 3.4 तक होता है। तो लगभग में हो जाएगा 3, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मशरूम क्या है? और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक करें। तो मशरूम क्या है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मशरूम क्या है याद रखिएगा, ये एक प्रकार का कवक। लक्स किसकी इकाई है? तो दोस्तों लक्स जो है ये प्रदीप्ति की इकाई है, याद रखेंगे। 1 नैनोमीटर बराबर है। चलिए आंसर कीजिए 48 के लिए। 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है 10⁻⁻9 मीटर। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो दोस्तों किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइट। और ये कोयला सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है, इसलिए इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और सबसे लो क्वालिटी का है पीट कोयला। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो दोस्तों आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो होता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे।